एक बार रिवीजन करो रे मूल अधिकारों का। आर्टिकल नंबर 12 बोलो। राज्य की परिभाषा कौन कौन आएगा राज्य में? गवर्नमेंट आएंगे। फिर विधायिका कहाँ जाएगी? लेजिस्लेचर कहाँ जाएगी? हम्म। आप सरकार का समझते हो? गवर्नमेंट का अर्थ क्या है? ओनली कार्यपालिका। जो एग्जीक्यूटिव है ओनली वो आएगी कार्यपालिका, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा सरकार में। क्योंकि बाकी एमएलए एमपीओ कौन पूछता है कि हम कौन सा बिल बना रहे हैं? हाँ, कार्यपालिका में राष्ट्रपति तो आएगा ही। वो तो भाई बिल पास कैसे होंगे? राष्ट्रपति के साइन होंगे तब। ठीक है, और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में बिल पास क्यों होंगे? जब राज्यपाल के साइन होंगे तब। ठीक है, गवर्नर साहब के। हाँ, आर्टिकल नंबर 12 में विधायिका एंड कार्यपालिका, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव दोनों शामिल होंगे। किस किस की रे? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल नंबर 13 किसकी परिभाषा? कितने प्रोविजन थे? आर्टिकल नंबर 13 में कितने प्रोविजन थे? कौन कौन से? हाँ रे, नए वाले पहले ये बताओ, तुम में से जी किया कौन कौन है जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स रहा है? ट्वेल्थ में क्या था आपके? आर्ट्स थी दोनों के? पॉलिटिकल था सब्जेक्ट? भाई तेरे साइंस थी? ठीक है। तू नया नहीं है, तू पुराना ही है अपने। हाँ। बायो है? आर्ट्स थी या बायो थी? साइंस थी, ओके। कुछ शब्द ऊपर से जाएंगे क्योंकि पॉलिटिकल के बीच में हो। देखो मैं आपको दो बातें बता देता हूँ, पॉलिटिकल के बीच में हो 100% कुछ शब्द ऊपर से जाएंगे, कोई रोकने वाला ही नहीं है। ठीक है, इसका एक सॉल्यूशन है। ये नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है, सर्कल फॉर्म में घूम के आएगी ये वापिस। तो मेरी हर सब्जेक्ट हर टॉपिक की क्लास यूट्यूब पे डेली अपलोड होती है, आप इनसे लेना आपस में, देखना। ठीक है, अभी मैं आपके लिए मूल अधिकार का रिवीजन करवा रहा हूँ, इसके अलावा और किसी का नहीं करवा रहा हूँ। अब मैं आपको दो तीन शब्द समझा देता हूँ जो बार बार आपके बीच में आएंगे। विधायिका, जो लेजिस्लेचर होती है उसमें संसद शामिल होती है, जो पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट में तीन चीजें आती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तो है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि इसी को मैं स्टेट गवर्नमेंट पे ले आऊं तो कई राज्यों में तो विधानसभा अकेली है। ठीक है, जहां 6 राज्य ऐसे हैं भारत में जहां विधान परिषद भी है, काउंसिल भी साथ में बैठती है। ठीक है, इसमें राजस्थान अपने शामिल नहीं है। यहां जैसे आप राष्ट्रपति को शामिल करते हो विधायिका में, यहां किसको शामिल कर दोगे? राज्यपाल को, गवर्नर साहब को शामिल कर दोगे। ठीक है, ये तो है आपकी विधायिका। जहां भी मैं विधायिका बोलूं तो या तो ये संसद आएगा, संसद में आएगी तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों आ जाएंगे। जहां मैं यदि स्टेट बोल दूं कि राज्य की विधायिका, ठीक है, तो वहां कौन कौन आ जाएगा? विधानसभा। यदि विधानसभा है तो अकेली विधानसभा आएगी। ठीक है, यदि विधान परिषद काउंसिल साथ बैठती है तो काउंसिल शामिल हो जाएगी, जिसमें राज्य, भारत में भी 6 राज्य है ऐसे मात्र। ठीक है, और राज्यपाल साहब आएंगे आएंगे। कार्यपालिका है ना, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। ये एग्जेक्टिव है, यहां सिर्फ और सिर्फ मंत्री आते हैं रे, मिनिस्टर आते हैं। तो मंत्री परिषद आती है यहाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मंत्री परिषद आती है। अब ये मंत्री परिषद देखो, स्टेट में भी मंत्री होते हैं, सेंटर में भी मंत्री होते हैं, उनका कोई अलग से नामकरण नहीं होता। बस आगे किसी के राज्य मंत्री जुड़ जाता है, किसी के केंद्रीय मंत्री जुड़ जाता है, इतना ही फर्क है। तो ध्यान रखना, मंत्री परिषद कार्यपालिका में चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, दोनों जो कौन आएगा रे? मिनिस्टर ऑफ काउंसिल आएंगे, मंत्री परिषद आएगी। ये आपको शब्द दो ज्यादा सबसे ज्यादा परेशान करेंगे बार बार आके। दूसरा, विधि। जहां भी मैं विधि लिखूं तो अब तक तुम बायोलॉजी में, साइंस में क्या पढ़ते आए हो?
रासायनिक विधि, तो अपन कोई ना कोई विधि लिखते थे। यहाँ विधि का अर्थ है लो, कानून। यहाँ विधि का अर्थ क्या है? लो, कानून। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस 12 के अलावा मैं जहां भी राज्य लिखूंगा वहां राज्य का अर्थ है भारत। इस आर्टिकल नंबर 12 को छोड़कर मैं जहां भी राज्य लिखूंगा उसका अर्थ क्या है? भारत। ये चीज दिमाग में फिट कर लेना। स्टेट, आप देखना संविधान पढ़ते हो, जिनके पॉलिटिकल रही है नहीं रही है या कभी दोबारा पढ़ने का मौका मिले तो देखना, हमेशा एक चीज लिखी जाती है, भारत राज्य, स्टेट ऑफ इंडिया। कभी भी ये नहीं लिखा जाता भारत देश। देश शब्द का कहीं भी उल्लेख पूरे संविधान में नहीं है। ठीक है, हमेशा क्या लिखा जाता है? भारत राज्य। आर्टिकल नंबर 13 है, इसमें लिखा हुआ है 4 प्रोविजन है। पहला प्रोविजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी, ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को हनन कर दे, फंडामेंटल राइट्स को खा जाए। ठीक है, संविधान से पहले भी और संविधान के बाद भी। 1 नंबर प्रोविजन लागू होता है संविधान से पहले, 2 नंबर प्रोविजन लागू होता है संविधान के बाद। ठीक है, इसमें विधि की परिभाषा दी हुई है कि लॉ किस किस को मानोगे आप। तो सरकार कोई भी नियम जारी कर दे, कोई रूल बना दे, वो लॉ माना जाएगा। कोई सब रूल बना दे, नियम का भी सब रूल होते हैं। ठीक है, कोई सब रूल बना दे, वो भी क्या माना जाएगा? कानून माना जाएगा। सरकार ने कोई एक्ट जारी कर दिया है, ठीक है, वो क्या माना जाएगा? लॉ माना जाएगा। सरकार ने कोई क्या नाम है, अध्यादेश जारी कर दिया है, वो भी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, तो वो भी क्या माना जाएगा? आपका कानून माना जाएगा। अध्यादेश का समझ लो, अध्यादेश जब सरकार सत्र में नहीं बैठी हो, सेशन में नहीं हो। ठीक है, सेशन कितने होते हैं रे? 3। मेनली कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? विंटर, समर और अभी एक होगा बारिश वाला, रेन वाला। ठीक है, तो आपके ग्रीष्म, शीत एंड ये इसको क्या बोलते हैं? इसका कोई नया नाम है, मानसून सत्र। इसको मानसून सत्र बोलते हैं। ठीक है, ये 3 सत्र बैठते हैं, तो 3 सेशन होते हैं। यदि सरकार सेशन में नहीं है, गवर्नमेंट सेशन में नहीं बैठी है और अचानक किसी कानून की जरूरत पड़ गई है, तो जो प्रेसिडेंट या यदि सेंट्रल गवर्नमेंट पारित करेगी कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और यदि स्टेट गवर्नमेंट होगी तो पारित कौन करेगा? राज्यपाल, गवर्नर साहब। ठीक है, ये क्या करते हैं? अपने साइन का प्रयोग करके 6 महीने के लिए किसी कानून को पारित कर देते हैं। जब भी सरकार इस 6 महीने के दौरान पहली बार, ध्यान रखना, पहली बार बोल रहा हूं, 6 महीने में मान लो आज जारी हुआ, 1 महीने बाद में सेशन में आ गई है, 1 महीने बाद में ही, जैसे आज ये मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आज जरूरत पड़ती है किसी कानून की, आज डेट है 20 जून, बना दिया। अब सत्र आएगा 10 जुलाई को, मानसून वाला, तो 10 जुलाई को बिल पेश करना पड़ेगा इसका। शीत शीत सत्र, ग्रीष्म, मानसून। अरे तो बजट सत्र को ग्रीष्म सत्र वो बोलते हैं, शीत सत्र बोलते हैं। शीत दिसंबर में आता है, तो बजट सत्र के बाद में तो आता है दोनों। जनवरी फरवरी में सर्दी नहीं होती, ये नामकरण बाद में बदले हुए हैं, पहले यही चला करते थे। पहले लोकसभा का नाम लोकसभा नहीं था, राज्यसभा का नाम राज्यसभा नहीं था, लास्ट में बदले गए थे सब वो 1956 में। तो ये कहानी है ना, ये न्यूज वालों ने ज्यादा एक्स्ट्रा कर दी है इसको कि ये फलाना सत्तर है, ये फलाना सत्तर है। अपने संविधान में ये चीजें नहीं है। हाँ, आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तो जो इक्वलिटी ऑफ राइट्स है, जो आपको समानता के अधिकार दिए हुए, वो आते हैं। 14 में कौन आता है? विधि। की विधि के समक्ष सारे क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ है, सारे के सारे विधि के समान क्या है? सारे एक है। ठीक है, 15 में क्या आएगा? राज्य जो कुछ भेदभाव है, जैसे जाति, कास्ट, रिलीजन, ठीक है, लैंग्वेज, बर्थ ऑफ प्लेस, इनके आधार पर किसी प्रकार का क्या नहीं करेगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 16, लोक नियोजन कार्य, जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के कार्य होते हैं उनमें सभी को बराबर अधिकार दिए जाएंगे, सभी को बराबर राइट्स मिलेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव के हमेशा ध्यान रखना, भेदभाव करने के 5 ही तरीके हैं। जाति के आधार पर कर दो, उसके कास्ट के आधार पर कर दो, धर्म के रिलीजन के आधार पर कर दो, जन्म स्थान, वो पैदा कहाँ हुआ है, बर्थ ऑफ प्लेस के स्थान पे कर दो, मूल वंश, उसका वंश कैसा रहा है उसके आधार पर कर दो। एक कौन सा था रे? ना, लैंग्वेज नहीं थी। हाँ, जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर। ठीक है, इनके आधार पर आप भेदभाव कर सकते हो, इसके अलावा आप किसी के साथ भेदभाव करने के कोई तरीके नहीं है। तो इनका सभी का उल्लेख किसमें किया गया है? आपके फंडामेंटल राइट्स में किया गया है। आर्टिकल नंबर 17,
डोंट टच माई बॉडी। ठीक है, कि भाई किसी प्रकार का ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए जिसमें आप कोई आपको ये बोल दे कि डोंट टच माई बॉडी। ठीक है, तो ये अधिकार क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। ये और ध्यान रखना, यदि आपको कोई पूछ ले कि पूरी तरीके से कोई यदि कोई फंडामेंटल राइट्स है वो पूरा है, वो कौन सा आपका आर्टिकल नंबर 17, इसके कोई अपवाद नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है इसका। आर्टिकल नंबर 18, उपाधियों का अंत, टाइटल्स ऑफ एंड या एंड ऑफ टाइटल्स। ठीक है, इनके सब का क्या कर दिया गया है, एंड कर दिया गया है। टाइटल्स कौन से होते हैं कि ये फलाना राजा है, राजाओं के औलाद हैं, राजकुमार हैं, फलाने हैं, ढिमकाने हैं। शिक्षा के और सेना के, एजुकेशन और मिलिट्री के जो अधिकार अपने को जो मिलते हैं, शिक्षा में कौन कौन से, जैसे पीएचडी कर ली किसी ने तो डॉक्टर की उपाधि मिलती है, तो आप डॉक्टर लगा सकते हो। इंजीनियरिंग कर ली आप इंजीनियरिंग लगा सकते हो। तो शिक्षा के जितने अधिकार है, या सेना जैसे मान लो किसी को उपाधि देती है, ठीक है, अशोक चक्र देती है या और कुछ देती है, तो वो उपाधि अगला प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा पुलिस का नहीं आएगा। चिकित्सा, तो चिकित्सा एजुकेशन का आ गई ना। डॉक्टर में क्या बोला अभी, मैं डॉक्टर नहीं बोला, तेरे को कम सुनता है वहां तक। वो स्पीकर लगाया हुआ तेरे सिर के ऊपर। हाँ, डॉक्टर में बोल के गया हूं अभी कि कोई किसी ने पीएचडी कर ली है तो डॉक्टर की उपाधि मिलती है। ठीक है, डॉक्टर भी दो तरीके के होते हैं, एक मेडिकल लाइन से, और एक आप यदि किसी सब्जेक्ट में पीएचडी कर लोगे तो आपको किसकी उपाधि मिलती है, डॉक्टर की उपाधि मिलती है। ये भी इसमें ध्यान रखना, दो तरीके के डॉक्टर होते हैं। अब आर्टिकल नंबर 19, वाक और अभिव्यक्ति की, जब आपके जितने भी फ्रीडम के राइट्स हैं वो सारे के सारे आपको कौन देता है, रे 19 देता है। ठीक है, 19 सबसे बड़ा आर्टिकल है, ये याद रखना है डिटेल वाइज, क्रम के वाइज। आर्टिकल नंबर 20, कोई अपराध सिद्ध हो गया है, ठीक है, अपराधियों का संरक्षण दिया जाता है, वो आर्टिकल नंबर 21। प्राण व देहिक की स्वतंत्रता, आपको जीने का अधिकार यदि कोई देता है तो वो आर्टिकल नंबर 21 देता है। 21 से एजुकेशन राइट्स आपका, 21 एक में क्या है, कौन से संविधान के तहत जोड़ा गया था संशोधन, अमेंडमेंट कौन सा है, कब हुआ था, 2002। तू है ना कंफ्यूज में बहुत रहता है रे, तू है ना थोड़ा सा कम कर पढ़ना, एक तो और लेप मत कर चीजों को। हाँ, और आरटी अधिनियम कब पेश किया गया था, आरटी अधिनियम राइट्स ऑफ एजुकेशन 2009, और लागू कब हुआ, 2010। डेट डेट 1 अप्रैल। ध्यान रखना, शिक्षा का सत्र कब से शुरू होता है, नया 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल 2010। उसमें क्या प्रोविजन किए गए थे, 25% गरीब के बच्चों को क्या किया जाएगा, निजी विद्यालय जो प्राइवेट स्कूलें हैं वहां क्या दिया जाएगा, एडमिशन दिए जाएंगे। कितने बच्चों को रे, 25% को। और उनका वेतन कौन देगी, स्टेट गवर्नमेंट, जिस भी स्टेट गवर्नमेंट के वो दायरे में आते हैं। अगला अधिकार आपका अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हाँ, राइट्स ऑफ प्रोहिबिशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल नंबर बोलो रे इसके, 23 और 24। आर्टिकल नंबर 23 और 24, देखो रे दोनों में एक ही बातें हैं, एक की बात इसमें एक्स्ट्रा लेके आ गए हैं, 24 में कोई नया प्रोविजन नहीं है। ये कहता है कि मानव व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव व्यापार आप नहीं कर सकते हो, किसी व्यक्ति को आप खरीद और बेच नहीं सकते, बिक्री एंड खरीद, सेलिंग एंड बाइंग किसी भी प्रकार से आप नहीं कर सकते हो। यदि आप किसी के साथ सेलिंग और बाइंग करते हुए पकड़े जाते हो तो वो किसका हनन माना जाएगा, आर्टिकल नंबर 23 का हनन माना जाएगा। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से आप ये काम नहीं कर सकते हो। देखो रे, ये कारण है लिखने का, क्योंकि पहले वाले राजा महाराजाओं के टाइम पे व्यक्तियों की खरीद फिरोत हुआ करती थी, तो ये फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया है इसको। आर्टिकल नंबर 23 कहता है कि किसी प्रकार से, चाहे वो बच्चे हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, उनकी खरीद फिरोत नहीं हो सकती, बाइंग एंड सेलिंग किसी भी कंडीशन में नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा देखो रे कुछ प्रथाएं चलती हैं, जैसे बेगार प्रथा, बंधुआ मजदूरी, देव प्रथा, दासी प्रथा। ठीक है,
किसी व्यक्ति से आप ये प्रथाएं नहीं करवा सकते हो। देवदासी दोनों, वेश्यावृत्ति तो आ ही जाएगी, वो तो ऑटोमेटिक आती है। ठीक है, बेकार प्रथा देखो ऐसी प्रथा जिसमें आप किसी व्यक्ति को ये कह दो कि तेरे को पेमेंट नहीं देंगे, तेरे को काम करना है। ठीक है, ध्यान रखना है, दोनों की बातें एक बोलूंगा लेकिन थोड़ा सा फर्क आएगा दोनों में। बेकार प्रथा कहती है कि किसी व्यक्ति को आप जबरदस्ती काम करवाओ विदाउट पेमेंट। इसमें बंधुआ मजदूरी में क्या हुआ कि आपने किसी व्यक्ति को, गांव का एक व्यक्ति है, उसको 1 लाख रुपए लोन दे दिया, रे उधार दे दिए। ठीक है, अब बोल रहे हो बोले आजा जिंदगी भर काम करना है। यह है बंधुआ मजदूरी, आपने उसको बांध दिया है। ठीक है, और ये पहले चलती थी रे, लड़के भी जाया करते थे लड़कियों के साथ। ठीक है, और क्या नाम है आपके, लड़कियां तो जाती थी तो वो दासियां बन जाती थी वहां। ठीक है, तो वो प्रथाएं आज के दिन क्या कर दी गई हैं आपकी, बंद कर दी गई हैं। तो वो किसके अंतर्गत आती हैं, आर्टिकल नंबर 23 के अंतर्गत आती हैं। आर्टिकल नंबर 24 कहता है कि ऐसे बच्चे, ऐसे चाइल्ड जिनकी एज कितनी हो रहे, 14 वर्ष, इससे नीचे आप उनको बड़े कारखानों में काम नहीं करवा सकते हो। ठीक है, और इसके लिए भी 2016 में क्या कर दिए गए हैं रे, बदलाव और कर दिए गए हैं, जिसमें पहले सिर्फ कारखाने ही शामिल थे, आजकल व्यवसायिक कार्य भी शामिल कर दिए गए। व्यवसायिक कार्य कैसे, दुकान हुई, आप किसी दुकान से नौकरी नहीं करवा सकते हो, लेकिन इसमें एक प्रोविजन जोड़ा गया है, यदि आपका फैमिली बिजनेस है, आपका फैमिली बिजनेस है तो आप कार्य करवा सकते हो। क्योंकि देखो एक दो केस ऐसे आए हैं, जैसे आप यदि, इंडिया में तो नहीं देखा मैंने, लेकिन हम एक विदेशों में एक दो केस आ चुके हैं अब तक, कि बच्चे अपने माँ बाप पे केस कर देते हैं, बोले घर पे काम करवाते हैं, हमें पढ़ने के लिए कहते हैं, हमें मारते हैं। ठीक है, और एक केस मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि एक लड़की ने अपने माँ बाप पे केस कर दिया कि मेरी बिना अनुमति के तुम लोगों ने मेरे को पैदा क्यों किया। अब बताओ उसकी अनुमति वो कैसे लेते, सोचने वाली बात है ना। तो ऐसे क्या नमूने धरती पे बहुत हैं। तो ऐसे नमूनों को बचाने के लिए सरकार ने पहले ही प्रोविजन डाल दिया था कि यदि फैमिली बिजनेस में घरवाले काम करवा रहे हैं तो आपके फंडामेंटल राइट्स का नन्हे नहीं माना जाएगा। अभी आप तो घरवाले जाए कहें, लड़कियों को कहें रोटी बनाओ, तुम्हें कहते हैं जा कट्टा उठा के ला, तुम कह दो आर्टिकल नंबर 24 का नन्हा, पुलिस वालों के पास चलो। ध्यान रखना, अपने पारिवारिक कार्य फैमिली बिजनेस आप कर सकते हो। तो ये आर्टिकल नंबर 23 है, ये आर्टिकल नंबर 24 है, लिखना शुरू करो। हम्म, पहले राजा महाराजाओं की वजह से चलन में थी, अभी इसका क्या हुआ ये बताइए, सही क्यों नहीं हो रहा। हाँ, लिखो। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोशन, आर्टिकल 22 एंड 23। आर्टिकल नंबर 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। यदि आप किसी से जबरदस्ती मजदूरी करवाते हो वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सारे व्यक्ति आते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में देखो सरकार क्या है, समझदार ज्यादा है, क्योंकि अपने भारत में क्या है, नमूने बहुत भरे हुए हैं। यदि ये यहाँ ये नहीं लिखते ना मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, ठीक है, या मैन और वुमेन लिख के छोड़ देते तो ये बच्चों को बेचना चालू कर देते। इसलिए हर चीज लिखी हुई है, ये सारे के सारे बैन है। और 1956 में ह्यूमन ट्रैफिक को रोकने के लिए सरकार ने बिल पारित कर दिया था। और आज के दिन अपने इंडिया में यदि सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं तो ये जो बॉलीवुड वाले हैं ना रे, ये लगभग इन मामलों में लिप्त माने जाते हैं। आपने केस पढ़े होंगे आज तक बहुत सारे।
लेकिन सरकार चाहे तो आपसे बंधुआ मजदूरी या बेगार प्रथा करवा सकती है किसी राष्ट्रीय कार्य में, लेकिन उसमें भेदभाव नहीं कर सकती। भाई कोई नेशनल वर्क है जिसमें व्यक्तियों की जरूरत है, ठीक है, तो सरकार लॉ जारी कर देगी जिसमें यह कहा जाएगा कि आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसमें सरकार ये नहीं कह सकती कि फलानी जाति के लोग आ जाओ, फलाने धर्म के लोग आ जाओ, सिर्फ इस या कास्ट या रिलीजन के आधार पर लोगों को बांटे नहीं सकती है, सभी को बुलाएगी। लिखने की छूट उड़ाओ रे। मेरे समझ में नहीं है, ये सामने कोचिंग वाले जो अखबार देते हैं इन पे रोटियां लिपटती हैं या पड़ते हैं? रद्दी? अच्छा। हाँ यार, 2-3 किलो रद्दी तो हो ही जाती होगी महीने की। सीधी सी बात है, लिख दिया रे? किसने नहीं लिखा? सरकार ने इन चीजों को रोक के 3 बिल पास कर रखे हैं अब तक। मिनिमम वेज यानी मजदूरी वाला बिल, जो बॉन्डेड लेबर शिफ्ट सिस्टम है, जो बंधुआ मजदूरी है इसको खत्म करने वाला सिस्टम, और इक्वल लेबर एक्ट। ये ध्यान रखना रे, ये कहां से उठ के आया है, कोई बता सकता है मेरे को? इक्वल लेबर एक्ट कहां से उठा के लाए हैं इसको? डीपीएसपी से, आर्टिकल नंबर 39 से उठा के लाए हैं इसको, कि समान वेतन के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। महिलाओं का कई बार क्या है, गांव में होता है कि ये महिला है तो इसको 500 रुपये मजदूरी दो, या आदमी कार्य करता तो 600 रुपये मजदूरी दो। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, यदि सेम वर्क है तो सेम पेमेंट दिया जाएगा। तो ये बिल वहां से लाया गया, इक्वल लेबर एक्ट 1976 है। और 39, ये आर्टिकल नंबर 23 ही चल रहा है, अभी तक 24 नहीं आया है। आर्टिकल नंबर 24, आर्टिकल नंबर 24 में तो 14 वर्ष वाले बच्चे आएंगे। इसमें बेकार प्रथा आई है अभी तक तो, कि बिना परिश्रमिक का कार्य करवाना, बाला तो है बंधुआ मजदूरी, उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। जी, एक मार ले, इसका इलाज ही कर देता हूं मैं। ये लो। सीपीओ की एग्जाम देने वाला कौन कौन है तुम में? फेज 12 की एग्जाम कौन कौन दे रहा है? फेज की एग्जाम कौन कौन दे रहा है? तुम्हें कोई नहीं दे रहा? फॉर्म नहीं भरे उनके? क्यों? तो आने वाले दिनों में ना एसएससी की ऐसी सीएचएस चल रही है, बंद हो जाएंगी, फेज 12 ही चलेगी, फेज 9 और 12 ही चलेंगी। हाँ, ये पोस्टें लाए कहाँ से हैं? इनकी तो खाई है उठा के, कोई नई थोड़ी बनाई है।
लोग 24-24 लाख फॉर्म भर रहे हो, तुम लोग फॉर्म ही नहीं भर रहे, वास्तव में मजे की बात है। और एक चीज और सुन लो रे, सरकार के भरोसे मत रहा करो। यदि किसी वैकेंसी में एक वैकेंसी है ना, फॉर्म भर दिया करो। बताऊं क्यों? कल वाले देखो रेलवे में क्या करने लग रहे हैं वो लोग, अब कर रहे हैं ना, ये मजाक है तुम्हारे साथ। मैं बात अभी बोल रहा हूँ आपको, पोस्टें कम आए तब भी फॉर्म भरा करो। हाँ, एएलपी के 18,000 पद कर दिए हैं कल, 18,000 कुछ पद हैं। और उसके शायद एक के और बढ़ाए थे कल, उसके 30,000 कर दिए हैं। एक पोस्ट और आई थी रेलवे की, उसमें 30। नहीं, टेक्नीशियन की, टेक्नीशियन की। हाँ, टेक्नीशियन के 30,000 पद कर दिए हैं। तो ये ना, यदि पोस्टें ये लगे ना कि 4,000 पोस्टें आई हैं, 24 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, तो ध्यान रखना, सरकार है ना, सरकार, सरकार बहुत समझदार है, वो पहले फॉर्म भरवाती है, बाद में पोस्ट बढ़ाती है आजकल। किसमें? आरपीएफ का नहीं पता अभी। एक, हाँ, दूसरा, कल मैं कल भी बोल के गया था, आज दोबारा बोल के जा रहा हूं, ग्रुप डी और सी कि यदि आपको पोस्टें 50,000 के आसपास मिलती हैं तो फॉर्म भरना। ये मेरा दावा है कि ये पोस्टें 2 लाख के आसपास जाएंगी, क्योंकि टोटल पोस्टें खाली है 280, तो रिजर्व में रखी जाएंगी लगभग 70 से 80 के आसपास। उसके अलावा सारी पोस्टें आएंगी। सीजीएल की इस साल की सबसे बड़ी भर्ती आएगी पूरे इतिहास में, सेकेंड टाइम। या तो पिछली बार आई थी सीजीएल की सबसे बड़ी भर्ती, हाँ, 2021 में, 22 में, या इस साल आएगी। कम से कम 20,000 पोस्टें आएंगी 24 तारीख को। नहीं लग पाओ ना, तो कल व्यवस्था बताई थी ना मैंने, ना पानी वाली नहीं, कुआ ढूंढना, एक कुआ ढूंढना, ट्रॉली पत्थर की मंगवाना, उसको वचन में लेना कि मेरे कुएं में कूदने के बाद में ट्रॉली पत्थरों की पक्की डालेगा। ना सबके लिए है। अरे लिख दिया, आर्टिकल नंबर 23 पूरा, आर्टिकल नंबर 24 लिखिए। देखो रे, ये एक अपवाद है। 1 मिनट सुन लो, 1 मिनट इधर। यदि कोई कंपलसरी सर्विस है, मिलिट्री सर्विस है, ठीक है, कोई जनहित कार्य है जिस राज्य को लगता है कि ये जरूरी है, ठीक है, या सैन्य सेवा है, इसका सर्वाधिक प्रयोग यदि कोई करता है तो कौन करती है रे? मिलिट्री करती है। यदि मिलिट्री कहीं अपने नए कैंप लगाती है ना, तो आसपास के लोगों को बुला लेती है, आइए काम करवाइए, ठीक है। और खासकर इसका प्रयोग किया जाता है जब युद्ध के दौरान हो ना, तब बहुत प्रयोग किए जाते हैं इस अपवाद का, ठीक है। तो उस टाइम पे अधिरोपित कर सकती है, कोई भी सामाजिक सेवा है उसको सरकार ये कह सकती है कि आप वो कार्य करना ही पड़ेगा, आपको पेमेंट मिले या ना मिले। या जैसे मान लो मिनिमम पेमेंट वैल्यू कितनी है रे? 400, सरकार आपको 100 रुपए दे रही है, तो आप उसमें विरोध नहीं कर सकते कि मेरा आर्टिकल नंबर 23 का क्या हो गया है, हनन हो गया है। ये यहाँ लिखा हुई है। राज्य धन देने के लिए बाध्य नहीं है, दे ना दे उसकी मर्जी है, लेकिन इस सेवा में राज्य को धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति भी नहीं है। राज्य ये नहीं कह सकता, स्टेट ये नहीं कह सकता कि अकेले हिंदू धर्म के काम करने आ जाओ, जाट आ जाओ, वर्ग ओबीसी वाले आ जाओ, एससी वाले आ जाओ, एसटी वाले आ जाओ, ऐसा सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर सकती है। सबको बुलाएगी, एक साथ बुलाएगी, एक साथ काम करवाएगी, ठीक है, लिख दो। ये आर्टिकल नंबर 24 है। 14 वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक कारखानों व खदानों में नियोजित करने में निषेध। नियोजित का अर्थ है कार्य। कुछ पॉलिटिकल के वर्ड्स है ना, वो हिंदी में बहुत खतरनाक आते हैं रे। आजकल तो क्या बात है, रेगुलर क्लास लेती है, पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट कर दी, अच्छी बात है, भगवान तेरा भला करे। हाँ, तू कहाँ थी इतने दिन? कल मैं भूल गया था तेरे को पूछना, कहाँ थी? किस चीज के एग्जाम? बीए के सेमेस्टर के? जो सीपीयू के एग्जाम दे रहे हैं, स्ट्रेटेजी के पूरा पढ़ लेना, जितना मैंने अब तक ग्रुप में डाल दिया है। 1 या 2 दिन में मैं आपको कला और संस्कृति के, ठीक है, जितने भी स्टैटिक बनते हैं वो आपको अपलोड कर दूंगा।
1 या 2 दिन लास्ट। हाँ, डांस हुए, नृत्य हुए, गीत हुए, ये कोई मंदिर मंदिर हुए, वास्तुकला वाले सारे डाल दूंगा एक साथ ही। अब एक चीज सुन लो रे, एक बार इधर बता दूं, सीपीओ की जो एग्जाम दे रहे हैं, फिजिक्स मैंने पूरी करवा दी है, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा फिजिक्स का। केमिस्ट्री मैंने पूरी करवा दी है, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। नए वाले डरना मत, तुम्हारे अभी एग्जाम नहीं आएगी, आएगी तब करवा देंगे सीए, यदि आप सीजीए लिख देते हो या फाउंडेशन बैच में उस हिसाब से। ठीक है, फिजिक्स आपकी पूरी है, केमिस्ट्री आपकी पूरी है। पॉलिटिकल के मैंने 5 पीडीएफ आपको डाल दी हैं, छठी पीडीएफ ये मान लेना आज या कल में आ जाएगी, उसके बाद में आपकी पीडीएफ कंप्लीट है पॉलिटिकल। ठीक है, जिसमें मूल अधिकार आपके जब तक सीपीओ की एग्जाम आती है ना, तब तक ये फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में पूरे कर दूंगा। तो जो मेनली यदि आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं से आएगा। इसके अलावा यदि आपको सर्वाधिक कोई चीज पढ़नी है तो ध्यान रखना, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट पढ़ के जाना। ठीक है, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट पढ़ के जाना, यदि कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएगा तो वो वहीं से आएगा। ठीक है, दूसरा स्टैटिक जीके के लगभग क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, एक जो बची हुई है वो आजकल में आ जाएगी। इसके अलावा अब बच्ची आपके लिए क्या है, देखो मैं बताऊं, आपके 1-2 क्वेश्चन आएंगे और मैं वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बता देता हूं, मान लो पेपर आउट ही एक तरीके से। इकोनॉमिक्स में है ना, आप रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं रे। रेपो रेट, रेपो रेट जानते हो कौन सा होती है, और रिवर्स रेपो रेट, 2 होती हैं ये। ठीक है, रेपो रेट होती है, जैसे मान लो ये रिजर्व बैंक है, एक स्लाइड ले लेता हूं मैं, लिख लिया सबने, लिख लिया सबने, ये रिजर्व बैंक है। ठीक है, और ये नीचे बैठा है आईसीआई, इसने इससे पैसा उधार लिया। किसने लिया है? बैंक ने। किससे लिया है? रिजर्व बैंक से। तो इसके ऊपर जो ब्याज लगेगा उस ब्याज को कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं रे? रेपो रेट। एक बात समझ लेना, रिजर्व बैंक ने पैसा किसको दिया है? बैंक को दिया है। इस चीज के ऊपर जो चीज अप्लाई होती है वो क्या कहलाती है? रेपो रेट। इस बैंक के पास धंधा करके इतना पैसा आ चुका है और एक्स्ट्रा है। जैसे मान लो एक्स्ट्रा कैसे होता है, हर बैंक की ब्रांच की पैसा रखने की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से यदि ऊपर पैसा होता है ना उसके पास, तो वो अपने ऊपर वाली ब्रांचों में शिफ्ट करते जाते हैं। ठीक है, जैसे अपने यहाँ एक चलो एक्सिस करते हैं, यहाँ जयपुर की जो एक्सिस हेड ब्रांच है ना, उसके पास 900 करोड़ रुपए रखने की अनुमति है रे। कितने? 900 करोड़। अब ये मेरे को इसलिए पता है कि एक दिन न्यूज आई थी, इस पे चोरी होने का आरोप आया था, तब एक बात आई थी, यदि आपने पढ़ा हो तो 2-2.5 साल पहले की बात है। ठीक है, 900 करोड़। अब इसके पास 900 करोड़ से ऊपर रुपए हो गए हैं। ठीक है, तो इसको रखने की अनुमति नहीं है। इसको लगता है मेरे काम भी नहीं आएंगे, तो ये क्या बोलेगा? रिजर्व बैंक को बोलेगा कि सर ये मेरा पैसा ले लो आप और काम में ले लो इसको। ठीक है, तो इस टाइम पे जो ब्याज दर ये एक्सिस बैंक इससे लेगा वो कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। वो क्या कहलाती है रे? रिवर्स रेपो रेट। समझ गए? दोनों के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं, अनगिनत बार आए हुए हैं कि रेपो रेट या रेपो दर या आपकी रिवर्स रेपो रेट क्या कहलाती है। तो जब यदि रिजर्व बैंक बैंकों को पैसा दे, उसके ऊपर जो ब्याज लगता है, जो इंटरेस्ट लगती है, उसे क्या कहते हैं रे? रेपो रेट। और ये बैंक जब वापिस इसको पैसा देते हैं तो ब्याज लेते हैं, तो वो क्या कहलाती है? आपकी रिवर्स रेपो रेट। ध्यान रखना, यदि आपको बोल दे बैंक में, यदि बोल दिया अगले ने, किसी ने बोला कि आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज कर दी है, रेपो रेट क्या कर दी है रे? इंक्रीज कर दी है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये इंटरेस्ट वैल्यू बढ़ा देंगे ग्राहकों की। कुछ चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती हैं। यदि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ा दी है, ठीक है, ये कह दिया कि आने वाले जब बैंक पैसा लेंगे तो उस पर हम एक्स्ट्रा ब्याज लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इन बैंकों से जो ग्राहक लोन लेंगे ना, उनकी ऑटोमेटिक रेटें बढ़ जाएंगी, बैंक रेटें बढ़ा देंगे। ठीक है, दूसरा महंगाई के क्वेश्चन आते हैं ना, तो महंगाई का यदि कोई क्वेश्चन आए और जिसमें सरकार कौन से कार्य करती हो, वो गलत कथन माने जाते हैं हमेशा। कैसे? सरकार कोई भी चीज फ्री में दे रही है ना, वो महंगाई बढ़ाती है। क्वेश्चन करने के तरीके देख लो इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक्स ऐसे याद करनी पड़ेगी। सरकार यदि महंगाई, आपको क्वेश्चन में आ गया कि वर्तमान में महंगाई बढ़ी हुई है,
तो बताइए सरकार इन्हें किस तरीके से नियंत्रित कर सकती है, ठीक है। या निम्न में से कौन सा कथन इस चीज के लिए गलत है। एक चीज में लिखा हुआ है कि सरकार को अनाज फलाने ढिमकाने चीजें फ्री में दे देनी चाहिए, ध्यान रखना ये गलत कथन है। जो चीजें फ्री में दी जाती हैं वो सदैव महंगाई बढ़ाती हैं, ये चीज ध्यान रखना। अब फ्री में यही नहीं है, फ्री में सब्सिडी भी आती है, जो रिवर्स सब्सिडी मिलती है ना अपने को वापिस, ये महंगाई बढ़ाती है, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, कोई आपको ये बोल दे कि किसी चीज की वैल्यू बढ़ानी है, दो मार्केट होते हैं, एक ओपन मार्केट, एक होता है क्लोज्ड मार्केट। अब क्लोज्ड का अर्थ नहीं कि बंद कर दिया गया है, ओपन मार्केट का अर्थ है पूरे भारत में आप अपनी चीज कहीं बेचो, फ्री हो, यह है ओपन मार्केट आपके लिए। आपके ऊपर बंदिश लगा दी, दिल्ली के हो दिल्ली में बेचोगे, राजस्थान के हो राजस्थान में बेचोगे, ठीक है। या और नीचे बंदिश लगा दी, आप जिस जिले के हो उस जिले में ही बेचोगे, तो आपके पास मार्केट क्या हो गया, अरे छोटा, बाउंड्री क्या कर दी गई आपके लिए, क्लोज्ड। अब अगला उस बाउंड्री में आपसे 10 रुपए किलो खरीद रहा है, 12 रुपए किलो खरीद रहा है, वो आप पे निर्भर है। जो किसान बिल आया था ना, उसमें यही बीमारी थी सबसे बड़ी, किसानों के लिए ओपन मार्केट कर दिया गया था, और जिसका विरोध था मंडी वालों को, किसान बिल को सही तरीके से समझ नहीं पाया था, ना सरकार डिलीवर कर पाई, वो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद था, बहुत, लेकिन किसान समझ नहीं पाए इस चीज को, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आती है मुद्रास्फीति, ये जहां भी नाम आ जाए ना मुद्रास्फीति, ठीक है, इसका अर्थ है महंगाई बढ़ गई है, इसका अर्थ है महंगाई बढ़ गई है। ये बोल दे कम हो गई है तो महंगाई घट गई है। दूसरी बात, मुद्रास्फीति को कम करना हो ना सरकार को, तो रिवर्स ये रेपो रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, महंगाई को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, सरकार ब्याज बढ़ाएगी, ब्याज बढ़ाएगी, तुम लोग पैसा कम लोगे, पैसा कम लोगे, मार्केट में लिक्विडिटी कम आएगी, मार्केट में लिक्विडिटी कम आई, चीजों की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी, चीजें बढ़ जाएंगी, और जब भी चीजें बढ़ जाती हैं, सप्लाई और इसका ही तो खेल है सारा का, चेन चलती है अपनी मांग और सप्लाई में, ठीक है। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, महंगाई कम, सप्लाई कम है, मांग बहुत है, आसमान छुएगी महंगाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो चीजें, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं आपको, हर जगह तो नहीं अप्लाई होगी, लेकिन इकोनॉमिक्स में 95% अप्लाई होती है। महंगाई कंट्रोल करने के एक ही तरीके हैं, ये तीर, और ये तीर सदैव कैसे रहेगा, ऊपर की ओर, सरकारें बढ़ाएंगी, चाहे ब्याज बढ़ाए चाहे और कुछ बढ़ाए, ठीक है, लेकिन बढ़ाएंगी, ठीक है। जैसे सरकार को महंगाई कंट्रोल करनी है, तो सरकार के पास दो तरीके होते हैं महंगाई कंट्रोल करने के, या तो सप्लाई बढ़ा दे पीछे से, ठीक है। जैसे देखो मैं बताऊं, एक बार प्याज बहुत महंगा हो गया था, फिर वो वियतनाम वाले मोटे मोटे प्याज आए थे, आपको याद है, आप ये लगता है मेरे को, क्या पता कौन से देश में रहते हो, याद है वियतनाम के मोटे मोटे प्याज आए थे, बोले कहां से आए हैं, हाँ, ठीक है। तो सरकार क्या करेगी, कहीं और से खरीदेगी और पीछे सप्लाई दे देगी, ठीक है। या जैसे मान लो गेहूं बढ़ गया है, गेहूं की मांग बढ़ गई है, तो सरकार अपने फूड कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के जो गोदाम नहीं है, वो गोदाम खोल देगी, स्टोरेज, ठीक है, और मार्केट में क्या दे देगी, लिक्विडिटी दे देगी। तो सरकार का सीधा फंडा है, किसी चीज को बढ़ा दो तो महंगाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी रे, कंट्रोल हो जाएगी। एक चाहे इंटरेस्ट वैल्यू बढ़ा दो, इंटरेस्ट वैल्यू जो ही बढ़ेगी ना, तो ब्याज बढ़ेगा, यहाँ ब्याज बढ़ेगा, लोन कम लेंगे लोग, लोन कम लेंगे, मार्केट में पैसा क्या आ जाएगा, कम आएगा, मार्केट में जो ही पैसा कम आया, ये चीजें ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। मैं ये पॉलिटी से बाहर जाके दो तीन चीजें इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपके एग्जाम में बहुत बार आती हैं, जो सीपीओ के एग्जाम दे रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना रे, अभी बोल रहा हूँ ये लास्ट बार, ठीक है। यहाँ से फिर मेरे को ये मत कहना सर बताया तो था, देखो जीडी में तुम लोग करते आ रहे थे, बोले सर जो बोलते हो वो आता तो है, लेकिन हमें याद नहीं रहता, तो ये मेरे पास दोबारा मत करते आना, ये बात पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ा दिया है उससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। करंट के क्वेश्चन मैं डेली ग्रुप में डाल रहा हूँ, तुम लोग यदि पढ़ते हो तो सही है, नहीं पढ़ते हो तो तुम्हारी मर्जी। ये आर्टिकल नंबर 24 पूरा लिख दो रे, फिर आगे 25 शुरू करते हैं। हाँ, आर्टिकल नंबर में एक अधिनियम पेश किया गया था 2016 में चाइल्ड लेबर के लिए, ठीक है, जिसमें यह कहा गया था कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी प्रकार के व्यवसायिक गतिविधि में, ध्यान रखना कल कारखानों से नाम हटाया गया और किस में जोड़ दिया गया, व्यवसायिक गतिविधियां जोड़ दिया गया। बताऊं कैसे, देखो मान लो कारखाने या कल कारखाने नाम शब्द नहीं है,
ठीक है, फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं लिखा हुआ, ठीक है, माइंस वाइंस नहीं है, फिर भी क्या होता है, कई लेबर वर्क ऐसे होते हैं अरे जहां बच्चे परेशान होते हैं, ठीक है, लेकिन वो इनकी रेंज में नहीं आते, लेकिन यदि ये लिख दिए ना व्यवसायिक गतिविधि, इकोनॉमिक्स गतिविधियां लिख दी हैं, तो फिर सारे आ गए हैं, फिर सारे आ गए हैं, ठीक है। तो इनके इनके नियोजन के क्या है, निषेध है सारे के सारे। किंतु पारिवारिक व्यवस्था, यदि कोई बिजनेस आपका फैमिली बिजनेस है वो चल रहा है तो आप उसमें हाथ बटा सकते हो, वो इसका विरोध नहीं माना जाएगा। संशोधन किया गया, और इसमें ध्यान रखना रहे 14 से 18 जो किशोर है ना, किशोर जो जवान अवस्था मानी जाती है वो 14 से 18 है। इसमें खतरनाक व्यवसायों में नियोजन के प्रतिषेध कर दिया गया है 18 वर्ष तक के लिए अब, ठीक है। उल्लंघन किए जाने पर 6 माह से 2 वर्ष की सजा है, ठीक है। जुर्माना कितना है रे, 20,000 से 50,000 है, और यदि कोई दोबारा अपराध को दोहराता है तो सजा हो जाती है 1 से 3 वर्ष। कल कहाँ था तू, कल आया था रे? नहीं दिखा नहीं शायद। हाँ आया था। मेरे वाले पीरियड में नहीं था ना तू कल? था। कम बोला था। तुम दोनों बात तो कम करो, जल्दी लिखो इसको। अरे नए वाले धुरंधर हो, एक बात बताऊं तुम्हें, तुम बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों में घूम के आ गए होंगे। एक तो तुम तुम्हारी मानसिकता चेंज कर लिया करो। बताऊं कैसे? मेरे कई इंक्वायरी लेने आते हैं, क्या बोलते हैं, बोले सर हम 2 दिन में पता कर लेंगे टीचर कैसा पढ़ाता है। उसको 8 साल हो गए पढ़ाते हुए। भाई जैसे मेरे को 8 साल हो गए, चौधरी सर को ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। चौधरी सर तो शायद क्या पता कब से पढ़ा रहे हैं, शायद जब तुम्हारे पोतड़े भी नहीं सूख रहे थे तो उससे पहले पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान दिया करो कि कौन कैसा पढ़ा रहा है, ये इतनी जल्दी जज नहीं किया जाता। इतना मेरा गारंटी है, यहाँ जो 4 टीचर पढ़ाते हैं ना, तुम चाहे कितनी बड़ी कोचिंग में चले जाना, इतना बड़ा इतना बेहतरीन कंटेंट कहीं से ले ला के दे देना मेरे को, तो मैं तो मेरे वाले सब्जेक्ट का दावा करता हूँ, चलो और तो किसी की छोड़ो, जीके जी इसका ला देना विथ अपडेट। यदि जैसे मान लो कल ही कोई एग्जाम हुई है, उसके क्वेश्चन विथ अपडेट ले आना आप, और जो यहाँ पुराने वाले पढ़ रहे हैं इनको पूछ लेना। अरे अपना पेपर नेट जीआरएफ में आया था कि नहीं आया था, और यूपीएससी की परी में अपने पॉलिटिकल के क्वेश्चन थे कि नहीं थे? बस तो मैंने पॉलिटिकल में तो आपको पहले ही कहा था,
आप आईएएस का परी दे लो, आरएस का परी दे लो, वहां तक मेरे नोट्स फुल है। हाँ, इनके मेंस में आपको दिक्कत आ सकती है। हाँ, लिख दिया रे। अगला अधिकार है अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट्स ऑफ रिलीजन फ्रीडम। आर्टिकल नंबर 25 से 28। चलो एक बार मेरे को सारे आर्टिकल बताओ शुरू से, समानता में कहां से कहां तक है? 14 से, अगला स्वतंत्रता का 19 से 22। अगला शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता ये तो अभी लिखा ही है अपन ने 25 से। और अगला क्या है? शिक्षा एंड संस्कृति 29 और 30। और दूसरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। अब मैं एक आपको क्वेश्चन दे देता हूं, जो आने वाले 2 दिन में आपका जो भी टेस्ट होगा उसमें क्वेश्चन है। चलो आपके लिए ओपन कर देता हूं उस क्वेश्चन को, एक को। मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद से लेकर कहां तक हैं? जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन से अनुच्छेद से बिलोंग करना शुरू करते हैं और कहां पे आके खत्म होते हैं? 12 से 35। ये आपके लिए चलो एक क्वेश्चन कम कर दिया, आपके पेपर में 99 ही बचे हैं। ऐसा कैसा एक क्वेश्चन आएगा आपके लिए, सेम क्वेश्चन है। और सीजीएल 2020 सीपीओ ये सब में आया हुआ क्वेश्चन है बार बार। अब मैं बताऊं ये मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ। देखो, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से शुरू होते हैं रे, कहाँ खत्म हो जाते हैं? ऑप्शन एक ऐसा है उसमें। अब जिसका पूरे फंडामेंटल राइट्स नहीं पढ़े हुए ना, जिसको ये नहीं पता कि 12 और 13 इसी के हिस्से हैं और 23, 33, 34 और 35 भी इसी के हिस्से हैं, उसकी गड़बड़ी यहाँ हो जाती है। वो 14 से 32 करके आता है, उसको ये लगता है कि राइट्स तो यही है, 12 और 13 तो कुछ है ही नहीं, और 33 और 34 और 35 कुछ नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से शुरू होते हैं? 12 से शुरू होते हैं और 35 पे क्या हो जाते हैं रे, खत्म हो जाते हैं। देखो 25, 26, 27 और 28 इन दोनों में इनमें फर्क क्या है? 25, 26, 27, 28 इनको भूल जाओ, इसको याद कर लिया, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे सारे के सारे। कैसे? ये 25 है ना, आप किस धर्म को मानते हो, उसकी आस्था किस तरीके से करते हो? मूर्ति प्रथा मानते हो? नहीं मानते, ठीक है। उसका प्रचार प्रसार आप कैसे करोगे? आपको इतना फ्रीडम दिया हुआ है कि आप किस धर्म के हो इसका खुला प्रचार कर सकते हो। आप खुल के बोल सकते हो पूरी भीड़ में कि मैं इस धर्म का व्यक्ति हूँ, ठीक है। उसमें आपको कोई डर नहीं होना चाहिए। ये राइट्स आपको कौन देता है? आर्टिकल नंबर 25 में एक बार शॉर्ट फॉर्म समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये व्यक्तिगत है, व्यक्ति के अधिकारों की बात की गई है कि व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करेगा कि मैं इस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मैं इससे करता हूँ, हमारे धर्म में ये होता है, हमारे धर्म में ये होता है, हमारे ये प्रथा चलती है, हमारे ये ट्रेडिशन है, हमारे ये है, ये फलान ढिमकान, ये जितने भी। तो जो यहाँ से सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बनता है ना, यदि मेरे जैसे पेपर बनाने वाला हो, कि व्यक्तिगत धर्म की राय कहाँ दी गई है या व्यक्ति को अपने खुद के धर्म के राइट्स कहाँ दिए गए हैं, तो आर्टिकल नंबर 25। अब देखो, धर्म आ गया तो धर्म की संस्थाएं आएंगी। हर धर्म अपनी अपनी अलग अलग संस्थाएं चलाता है, ठीक है। उन संस्थाओं को किस तरीके से चलाया जाएगा, उनके क्या रूल रेगुलेशन होंगे और उनको क्या राइट्स मिले हुए हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? 26 में आते हैं। किस में आते हैं रे? 26 में। देखो अभी यूपी सरकार ने मदरसे बैन किए थे, आपको याद हो तो, बैन किए थे, ठीक है। ये चले गए हाई कोर्ट। ये कहां चले गए? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाके हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि ये किसका हनन है रे, 26 का, तो ये दोबारा शुरू हो गए। तो ये ध्यान रखना, संस्था चलाने का धर्म के अनुसार सबको फ्रीडम है। इन दोनों में शिक्षा है नीचे में कि किस धर्म में शिक्षा दी जाएगी
धर्म का शिक्षा का अर्थ हो गया है सरकारी स्कूलों में आप धर्म शिक्षा का प्रचार नहीं कर सकते। यदि कोई गवर्नमेंट टीचर है, किसी गवर्नमेंट स्कूल में लगा हुआ है, ठीक है, तो वो उस स्कूल में किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। दूसरा, मान लो अगले दिन टीचर ने ये कह दिया कि हम अगले दिन हिंदू धर्म पढ़ेंगे, तो जो अन्य धर्म के लोग हैं उनको ये कह रहे हैं कि आपको आना बाध्य है, आप उनको कंपलसरी नहीं कर सकते। ठीक है, निजी संस्थाएं जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती हैं, जिस धर्म में चाहें जैसे चाहें उनको फ्रीडम है। ठीक है, लेकिन अल्पसंख्यक स्कूलों में ये चीजें लागू, माइनॉरिटी जो में जो चीजें होती हैं वो चीजें लागू नहीं होती हैं। ये आर्टिकल जो 27 और 28 हैं ये धार्मिक शिक्षाओं के हैं। ये किसके हैं? व्यक्तिगत धर्म के, कि धर्म कैसे अपनाया जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, इसमें एक बात और लिखी हुई है, पहले नहीं थी, अब जोड़ दी गई है। किसी को आप जबरदस्ती धर्म चेंज नहीं करवा सकते कि आप इस धर्म को छोड़ के इस धर्म में आ जाइए, तो वो धर्म 25 आपका, ठीक है, जो बताता आपको। 26 संस्थाएं, 27 और 28 शिक्षा है कि कौन सी स्कूल में धार्मिक शिक्षाएं दी जाएंगी और कौन सी स्कूल में धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएंगी। इसके अनुसार शिक्षा स्कूलों का बंटवारा और किया गया है। ये आर्टिकल नंबर 28 बोलता है कि एक राज्य में कितने प्रकार की स्कूलें हो सकती हैं। कितने प्रकार की स्कूल हो सकती है राज्य में? 2, 3, 4, 2 ही होती हैं। अरे सेकेंडरी कहाँ गया तू? प्राइमरी सेकेंडरी देखो रे, पहली स्कूल होती है सरकारी, गवर्नमेंट स्कूल, जिसको सरकार चलाती है पूरी तरीके से। उसके टीचर विचर, ठीक है, सब बच्चों का पेमेंट वेमेंट सब कौन देती है? सरकार देती है। न्यूनतम फीसें होती हैं यहाँ पर 52 रुपए, 100 रुपए, 101 रुपए, ये यहाँ की फीसें होती हैं। ठीक है, एक होती है पब्लिक, ठीक है, यानी प्राइवेट स्कूलें, जहां सरकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल होता है, डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता। एक होती है ट्रस्ट संस्थाएं, जिन्हें कोई ट्रस्ट चलाता है। ठीक है, अलग अलग ट्रस्टें चलाती हैं, आपके गांव में 1-2 स्कूलें मिल जाएंगी ऐसी, यदि आप ट्रस्ट वाली स्कूलें देखी हो। एक स्कूल होती है सेमी पब्लिक, सेमी प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट बोल दो, जैसा आपको उचित लगे। होता क्या है, कुछ हिस्सा, मैंने एक दिन पहले भी आपको ये बात बताई थी, आपके स्कूलों में कई बार प्राइवेट स्कूलों में 2-3 टीचर ऐसे लगे हुए देखे होंगे जिनका पेमेंट सरकार दे रही हो। यदि किसी आप ऐसे स्कूल में पढ़े हो कि ये सरकार की तरफ से आया हुआ टीचर है, ठीक है, तो वो होती है सेमी प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट स्कूलें, जहां सरकार का कुछ हिस्सा होता है, सरकार चलाती है, लेकिन उसको जो मैनेजमेंट पॉलिसी है वो किसी दूसरी संस्थाओं क्या कर दी जाती है, एडॉप्ट की जाती है कि आप चलाइए, लेकिन पेमेंट कौन देगी? कुछ टीचरों का सरकार देगी और कुछ का कौन देगी? जो मैनेजमेंट पॉलिसी है वो देगी। तो यहाँ 4 प्रकार से स्कूलें स्थापित की गई हैं आर्टिकल नंबर 28 में। तो भारत सरकार का उपक्रम का अर्थ होता है कि ये सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर स्टेब्लिश कार्य कर रहा है पूरी तरीके से। नहीं ना ना, उन पे आर्टिकल लागू नहीं होते, वो माइनॉरिटी के हिस्से हैं। मैं बोल तो रहा हूँ, माइनॉरिटी में आपके अलग ही रूल चालू होते हैं। आप टाइम हुआ रे? नहीं रे, 7-8 मिनट लिखना चालू करो। कौन सी? केवीएस केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है, सरकारी है वो। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट्स ऑफ रिलीजन फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 25 से 28। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और उसका प्रचार प्रसार करने की क्या मिलती है? आपको स्वतंत्रता मिलती है। देखो रे, आपका क्वेश्चन आता है तो आपके लिए सबसे मेन लाइन यही है, एसएससी के हिसाब से सबसे मेन लाइन आपकी यही है कि आपको अंतःकरण, धर्म को अबाध रूप से, अबाध का अर्थ होता है बाधा पूर्ण, कोई बाधा नहीं है आपके बीच में, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, उसको मानने का, उसको आचरण, ठीक है, और उसके प्रचार प्रसार। आप बोलोगे सर आचरण क्या होता है? आचरण बताओ क्या होता है। आप किस रूप में मानते हो, हाथ जोड़ते हो नहीं जोड़ते हो, आप मूर्ति मानते हो कि नहीं मानते हो, आपका पूजा करने में आप दीवा बाती करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है, आप नमाज पढ़ते हो, फलान पढ़ते हो, ढिमकान पढ़ते हो, वो सारे के सारे क्या इस किस में आते हैं? आचरण में आते हैं। ठीक है, तो ये लिख दो, हैंस फ्रीडम ऑफ एक्शन। देखो, अंतःकरण का अर्थ होता है कि आप भगवान को किस रूप में मानते हो रे भाई, मूर्ति में मानते हो कि नहीं मानते। ठीक है, जैसे अब अपने वाले में आ जाओगे, हिंदू धर्म में
तो 36 करोड़ है, आप 36 करोड़ में से कौन सा रूप आप मानते हो, ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये अंतःकरण का स्वतंत्रता आपको दी गई है कि आप हैंस फ्रीडम ऑफ एक्शन, कि आपको किस रूप में मानना है नहीं मानना। जैसे कई शिव के भक्त होते हैं, ठीक है, लड़कियां तो शिव के भक्त इसलिए होती हैं कि हमें अच्छा लड़का मिले, लेकिन ये पता नहीं भोलेनाथ जैसा मिल गया तो करोगे क्या। आपको देखना लड़कियों के, आपको सोमवार को है ना, आजकल तो चलो कोई आपकी लड़की फ्रेंड हो ना, तो उसके व्हाट्सएप स्टेटस या उनके ऊपर है ना आपको 100% शिव भोलेनाथ की कोई रील वील मिल जाएगी। तेरे साथ फील हो रहा है फिर है। लड़के हैं ना, लड़के 24-25 साल के होते हैं तब तक तो चढ़ाते हैं, उसके बाद में सोचते हैं भाई भगवान नौकरी लगा दे, काम करवा दे, कैसे भी करवा दे, कहीं काम चले कुछ तो हो। 24-25 तक ये सोचते हैं कोई मिल जाए, उसके बाद में सोचते हैं कोई नहीं मिले बस अकेले जिंदा रहे, ठीक है। अपन बिंदास आदमी। लिखो आप, जल्दी करो जल्दी करो। आर्टिकल नंबर 25 थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इसमें यहाँ सारे तरीके दिए हुए हैं। अब जैसे अंतःकरण का अर्थ क्या होता है, आचरण का अर्थ क्या क्या होता है, प्रसार कैसे किया जाता है, वो सारे आगे परिभाषित किए हुए हैं इसमें। लिख दिया। अरे वो टाइम वाले, अभी नहीं हुआ है। मानने का अधिकार, अपने धार्मिक विश्वास आस्था को सार्वजनिक और बिना भय के आप घोषणा कर सकते हो, किसी बिना डर के, ठीक है। दूसरा, आचरण का अधिकार, धार्मिक पूजा परंपरा समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों का प्रदर्शन करने की आपको स्वतंत्रता देता है ये अधिकार। प्रसार का अधिकार, कि आप अपनी धार्मिक आस्थाओं को, ठीक है, अन्य को प्रचार प्रसार कर सकते हो, अपने धार्मिक सिद्धांतों को प्रकट कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपने को 4 राइट्स मिलते हैं आर्टिकल नंबर 25 के तहत। 12th पास लड़का कौन है तुम में से, आज वालों में, आज वालों में, आज वालों में, जो 12th पास करके आए हैं एकदम। आप 12th पास करके आए हो, इतना लोड मत लेना फिर। आज समझ में आई, ठीक है, दोबारा आ जाएगा 1 साल में दोबारा। लोड मत लेना इसका इतना। आपके लिए एक बार ये हो सकता है कि आ क्या रहे हैं। लेकिन आपको अगले साल की CHSL यदि क्लियर करनी है, जो 10+2 होती है, ठीक है, तब आपको लोड लेना है। रूटीन में लेके आइए GK GS, इसके बिना SSC क्लियर संभव नहीं है, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। यदि किसी को ऐसा लगता हो कि हम बिना GK GS कर सकते हैं तो कोई करके दिखा दे। क्योंकि देखो यहाँ सीधा सा खेल है, 25 क्वेश्चन आते हैं तो 5-7 मिनट का खेल है, नहीं आते तो नहीं आते, ठीक है। मैथ में वहाँ आप सोल्व करोगे, रीजनिंग में सोल्व करना पड़ेगा, इंग्लिश में तो ऐसे दिमाग पे जोर लगाना पड़ता है, ओ दिमाग में आ, इधर से आ तो सही, आ तो सही। आपने राजस्थान वालों को तो मैं जानता हूँ ना, इंग्लिश में क्या हालत है, गरीब आदमी अपन मेरे जैसे ऐसे ढूंढते हैं, बोले यार ये अपने को ऐसे लगता है ये मीनिंग तो सही है, क्या गलत है। तो इंग्लिश का एक दिन मैंने तरीका बताया था ना वो करने का, एडम फेजर आप बढ़िया तरीके से याद कीजिए, 1 वर्ड याद कीजिए, आपको ये बचाएंगे। ये आपके जो वोकेब की जो क्वेश्चन आते हैं ना, विषेक, ये आपको बचा देंगे इंग्लिश में। एडम होती है कि आइडम होती है वो, एडम होती है क्या, ये इसका आज तक समझ में नहीं आ रहा है होती क्या। अब देखो रे, इसको IDOM होता है क्या, ये यही लिखा होता है क्या, IDOM यही होता है ना। अब यही होता है कि मीनिंग तो यही है ना।
एडम्स होती है, आइडम्स। आइटम में तो हमारे तो सिर्फ एक ई चेंज होगा फिर आगे तो ये इंग्लिश वाले सर बताएंगे ये क्या होती है। हाँ लिख दिया रे। देखो एक स्लाइड आपको घर से लिख के लानी है ये वाली, या कल लिखवा देंगे चाहे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 3 नोट लगे हुए हैं, एक बार समझ लो फिर आर्टिकल नंबर 25 दोबारा नहीं समझाना पड़े कि किसी से आप जबरन किसी धर्म में चेंज नहीं करवा सकते। ये आर्टिकल नंबर 25 का विरोध करेगा। दूसरा, अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरणों को भी समाहित करता है। देखो धार्मिक का विश्वास नहीं, आचरण कैसे, कि भाई हिंदू धर्म कैसे शादी करेंगे, मुस्लिम धर्म कैसे शादी करेंगे, उनके क्या रिलीजन है, उनके क्या आस्थाएं हैं। कोई भी, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अपने भारत में कोई कानून बनता है ना तो सर्वोपरि धर्म रखा जाता है कि कोई किसी धर्म को प्रभावित ना कर दी जाए। ये कौन सी विशेषता है धार्मिक की, अपने संविधान की कौन सी विशेषता है ये। कानून बनाते समय किसी धर्म को सर्वोपरि रखना कि किसी धर्म का हनन नहीं हो जाए, ये कौन सी विशेषता है संविधान की। पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म ये विशेषता है अपने संविधान की कि किसी भी प्रकार से आप धर्म का हनन नहीं कर सकते हो। लेकिन जो अपना पश्चिमी अवधारणा है, जो वेस्ट की प्रिंसिपल चलते आ रहे हैं, वहाँ स्टेट के प्रिंसिपल ऊपर होते हैं, वहाँ रिलीजन के प्रिंसिपल कभी ऊपर नहीं होते। यहाँ अपने यदि सरकार कोई लॉ बनाएगी तो रिलीजन प्रिंसिपल को ध्यान रखेगी कि किसी व्यक्ति का, जैसे मुस्लिम धर्म है तो ऐसा ना हो कि हिंदू धर्म को प्रायोरिटी मिल जाए, ऐसा ना हो कि मुस्लिम धर्म को प्रायोरिटी मिल जाए या किसी और धर्म को प्रायोरिटी मिल जाए, सबको क्या रखा जाएगा, सिमिलर रखा जाएगा। और यही बात ये कहता है कि बल्कि धार्मिक आचरणों को, जो धार्मिक आचरण है उनको इसमें समाहित किया गया है और यह अधिकार सभी व्यक्तियों, नागरिकों व गैर नागरिकों सबके लिए उपलब्ध। ध्यान रखना रे, आर्टिकल नंबर 25 विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक, ठीक है, जो भारत की सिटीजनशिप लेके बैठे हैं उनके सबके ऊपर क्या है, अप्लाई है। ठीक है, तो बाकी बात करेंगे कल।